e-commerce space. We will get to see another e-commerce behemoth in the making. This is not unexpected, and I believe that the news from Snapdeal is a cautionary tale, and perhaps we are going to see a lot more of this kind of news coming in from the Indian startup space. Because that is something that in our kind of businesses play a very, very big role. Being able to attract the best, most entrepreneurial team that can go fight and win the market. 2010 में दिल्ली के दोस्तों ने एक सिंपल सा आइडिया स्टार्ट किया, ऑनलाइन डील्स बेचने का। उन्होंने शायद कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि कुछ सालों बाद उनकी कंपनी स्नैपडील इंडिया की बिगेस्ट स्टार्टअप में से एक बन जाएगी। इन्वेस्टर्स लाइन में खड़े होंगे, वैल्यूएशन बिलियंस में पहुंच जाएगी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि वही कंपनी जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट को चैलेंज कर रही थी, वो धीरे धीरे मार्केट से ऑलमोस्ट गायब हो चुकी थी। इंडिया का मार्केट एक इंटरेस्टिंग स्टेज पर था। देश में 60 मिलियन से भी ज्यादा छोटे बिजनेसेस थे, जैसे कि लोकल दुकानें, ट्रेडर्स और स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स। ये सब मिलकर इंडिया के जीडीपी का लगभग 30% कंट्रीब्यूट करते थे, जिसका वैल्यू $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये बिजनेसेस अलग अलग जगह पर स्कैटर्ड थे। अगर कोई सेलर छोटे शहर में प्रोडक्ट बनाता था तो उसका प्रोडक्ट दूसरे शहर के कस्टमर तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। सेलर्स और बायर्स के बीच डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था। इसी गैप ने ई कॉमर्स के लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दिया। फिर धीरे धीरे इंडिया में इंटरनेट और स्मार्टफोन्स का यूज बढ़ने लगा। लोग ऑनलाइन आने लगे और शॉपिंग का तरीका भी चेंज होने लगा। अब लोग घर बैठे बैठे प्रोडक्ट सर्च करते थे, प्राइसेस कंपेयर कर सकते थे और ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते थे। इसी अपॉर्चुनिटी को देखकर कंपनीज जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट इंडिया में फास्ट ग्रो करने लगी। इन प्लेटफॉर्म्स ने सेलर्स और बायर्स के बीच एक डिजिटल ब्रिज क्रिएट कर दिया। अब छोटे सेलर्स भी अपने प्रोडक्ट पूरे इंडिया में बेच सकते थे। ई कॉमर्स बूम का एक और इम्पोर्टेंट रीजन था, वो था टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज। लोगों को लगता था कि ऑनलाइन शॉपिंग सिर्फ मेट्रो सिटीज की कहानी है, लेकिन सच इसके बिल्कुल ऑपोजिट था। आज ई कॉमर्स का बड़ा हिस्सा स्मॉल सिटीज से आता है। यहाँ पर धीरे धीरे इंटरनेट ग्रो हुआ, लोगों की इनकम बढ़ने लगी और ई कॉमर्स फास्ट ग्रो करने लगा। और इसी वजह से अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो जैसे प्लेटफॉर्म्स ने स्मॉल सिटीज तक अपने लॉजिस्टिक्स और नेटवर्क को एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया। और फिर इसके बाद आया सोशल मीडिया कॉमर्स। देखिए, पहले क्या होता था, लोग प्रोडक्ट सर्च करते थे, उसको कंपेयर करते थे और फिर बाय करते थे। लेकिन आज के डेट में कुछ अलग ही होता है। पहले लोग प्रोडक्ट को ढूंढते हैं, फिर इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर्स के रिव्यू देखते हैं और फिर प्रोडक्ट उनको पसंद आता है या फिर उनको कोई सोशल प्रूफ मिलता है, उसके बाद ही वो प्रोडक्ट को बाय करते हैं। और इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट डिस्कवरी प्लेटफॉर्म बन चुके हैं। अगर उस वक्त ग्लोबल कंपैरिजन करा जाए तो इंडिया का ई कॉमर्स मार्केट डेवलपिंग स्टेज में था। यूनाइटेड स्टेट्स में भी रिटेल का लगभग 23% ऑनलाइन हो चुका है। चाइना में भी ये 25% से भी ज्यादा हो चुका था। लेकिन इंडिया में उस वक्त ये नंबर 6 to 8% थे। इसका मतलब सिंपल था कि इंडिया में ई कॉमर्स के लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी बाकी था। और इसी ई कॉमर्स वेव को देखते हुए 2010 में एक स्टार्टअप स्टार्ट होता है और वो था स्नैपडील। इस कंपनी को स्टार्ट किया था कुणाल बहल और रोहित बंसल ने। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्नैपडील शुरू से ही एक ई कॉमर्स कंपनी नहीं था। यह पहले एक डिस्काउंट कूपन कंपनी था। लोग यहाँ पर डिस्काउंट कूपन खरीदा करते थे जो जिम्स, रेस्टोरेंट और स्पास में यूज हुआ करते थे। और ये आइडिया अमेरिकन कंपनी ग्रुपोन से इंस्पायर्ड था। लेकिन 2011 में कुछ अलग होता है। कंपनी के फाउंडर्स ने एक रिस्की डिसीजन लिया। कंपनी के फाउंडर्स ने कूपन वाले बिजनेस को पूरी तरह से शट डाउन कर दिया और स्नैपडील को एक फुल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस बना दिया। और इस डिसीजन की इंस्पिरेशन उन्हें चाइनीज जायंट अलीबाबा से मिली। और स्नैपडील के फाउंडर्स को यह समझ में आ गया था कि इंडिया का ऑनलाइन शॉपिंग का फ्यूचर सिर्फ मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म में ही है। ये डिसीजन रिस्की था, लेकिन इस पिवट ने स्नैपडील की ग्रोथ को कंप्लीटली चेंज कर दिया। कुछ ही सालों में स्नैपडील बहुत ही फास्ट ग्रो करने लग गया। प्लेटफॉर्म पर मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स, हंड्रेड्स ऑफ कैटेगरीज और लैक्स ऑफ सेलर्स आ गए। और 2015 तक स्नैपडील इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन चुका था। कंपनी ने फास्ट ग्रोथ की और इन्वेस्टर्स का भी सपोर्ट मिल गया। स्नैपडील ने $1.5 बिलियन से भी ज्यादा की फंडिंग रेस की, जिसमें इन्वेस्टर जैसे सॉफ्टबैंक ग्रुप, अलीबाबा ग्रुप और ईबे जैसे बड़ी कंपनी शामिल थी। और कंपनी ने अपनी बहुत ज्यादा ग्रोथ बढ़ाने के लिए कुछ स्टार्टअप्स को भी एक्वायर किया। इनमें से सबसे
फेमस एक्विजिशन था फ्रीचार्ज। इस डील के थ्रू स्नैपडील डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में भी एंटर कर गया। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया का ई कॉमर्स बूम एक सिंगल रीजन की वजह से नहीं हुआ। ये इंटरनेट ग्रोथ, डिजिटल पेमेंट्स, स्मॉल सिटीज डिमांड, सोशल मीडिया और न्यू ब्रांड्स के राइज का कंबाइंड रिजल्ट था। और इसी पावरफुल वेव पर राइड करते हुए स्नैपडील एक सिंपल कूपन स्टार्टअप से $1 बिलियन ई कॉमर्स कंपनी बन गया था। In the biggest investment ever in an Indian e-commerce firm by a single investor, Japan's SoftBank has pumped in $627 million. The Flipkart and Snapdeal boards will be meeting soon to sign and approve the merger agreement. However, लेकिन अब मार्केट में एंट्री होती है अमेजोन की, और अमेजोन के आते ही पूरा मार्केट ही चेंज हो गया। तो यहाँ पर सवाल ये है कि अमेजोन की ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी थी जिसने पूरे मार्केट को ही बदल दिया। ईयर 2000 के बाद से ही एक नया ई कॉमर्स रिवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था। अमेरिका और यूरोप तो ऑनलाइन शॉपिंग की ओर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इंडिया में सिचुएशन कुछ अलग थी। इंडिया में सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि इंडिया में लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदने से डरते थे, क्योंकि उनको लगता था कि अगर हमने पेमेंट कर दिया और प्रोडक्ट हमें नहीं मिला तो हमारे पैसे वापस कैसे मिलेंगे। इंटरनेट पेनिट्रेशन भी बहुत ही कम था और लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रॉन्ग नहीं थे। और इसी बैकग्राउंड से इंडिया का ई कॉमर्स मार्केट धीरे धीरे ग्रो होना स्टार्ट हुआ था। फ्लिपकार्ट जैसे स्टार्टअप्स इंडियन मार्केट में एंटर कर चुके थे और ऑनलाइन जैसे इस कंसेप्ट को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। लेकिन फिर एक दिन ग्लोबल जायंट अमेजोन ने डिसाइड किया कि वो अब इंडिया के मार्केट में एंटर करेगा, और 2013 में अमेजोन ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च हुआ। ये एंट्री सिंपल नहीं थी, ये एक एक्चुअल वॉर की शुरुआत थी। अमेजोन के पास कुछ ऐसे एडवांटेज थे जो इंडियन स्टार्टअप्स के पास नहीं थे। अमेजोन के पास सबसे बड़ा एडवांटेज था कैपिटल और एक्सपीरियंस। अमेजोन पहले से ही अमेरिका, यूरोप और कई देशों के मार्केट में सक्सेसफुल हो चुका था। अमेजोन को पता था कि कंपनी का बिजनेस स्केल कैसे होता है और लॉजिस्टिक्स को कैसे इंप्रूव किया जाता है, और सबसे मेन चीज की कस्टमर्स का ट्रस्ट कैसे जीता जाता है। अमेजोन ने इंडिया में एंटर करते ही एक एग्रेसिवली प्लान स्टार्ट कर दिया। अमेजोन कंपनी ने बिलियंस ऑफ डॉलर इंडिया में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया। अमेजोन का गोल बिल्कुल सिंपल था, इंडिया के मार्केट में डोमिनेट करना। लेकिन अमेजोन की इंडिया में एंट्री से इंडियन स्टार्टअप्स के लिए प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, और इनमें से सबसे पहली प्रॉब्लम थी वो थी प्राइस वॉर। अमेजोन हेवीली डिस्काउंट देने लग गया। प्रोडक्ट को इतनी कम प्राइस पे बेचा जा रहा था कि बाकी कंपटीटर्स के लिए बेचना मुश्किल हो गया। दूसरी प्रॉब्लम थी लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। अमेजोन ने अपना डिलीवरी नेटवर्क बिल्ड करना स्टार्ट किया, वेयर हाउसेस बनाए, फास्ट डिलीवरी सिस्टम डेवलप किया गया और कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव किया गया। और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट ये हुआ कि जो कस्टमर का ट्रस्ट था वो अमेजोन के ऊपर बढ़ने लगा। और तीसरी प्रॉब्लम थी कस्टमर एक्सपीरियंस। अमेजोन का फोकस सिर्फ प्रोडक्ट बेचने पर नहीं था, कंपनी कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर भी हेवीली इन्वेस्ट कर रही थी। इजी रिटर्न्स, फास्ट रिफंड्स और रिलायबल डिलीवरी सिस्टम ने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया, और धीरे धीरे इंडिया का ई कॉमर्स मार्केट एक बैटलफील्ड बनना स्टार्ट हो गया, जहां पर अमेजोन जैसे बड़े जायंट्स और इंडियन स्टार्टअप्स के बीच एक कंपटीशन चल रहा था। और यहीं से ही स्टार्ट होती है इंडिया की ई कॉमर्स स्ट्रेटजी वॉर। देखिए, अमेजोन का एक फेमस रूल था, कस्टमर इज एवरीथिंग। देखिए, अमेजोन का फोकस सिर्फ प्रॉफिट पर नहीं था, इसका मेन गोल था कस्टमर्स का ट्रस्ट जीतना। और इसीलिए अमेजोन ने पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की, जैसे कि इजी रिटर्न्स, रिलायबल डिलीवरी और जेन्युइन प्रोडक्ट्स। कस्टमर्स को एक सेफ और कंफर्टेबल शॉपिंग एक्सपीरियंस मिला। और अमेजोन की दूसरी सबसे बड़ी स्ट्रेटजी थी डीप डिस्काउंट स्ट्रेटजी। अमेजोन ने बहुत ही ज्यादा हेवीली डिस्काउंट देना स्टार्ट किया। जो प्रोडक्ट होता था वो मार्केट प्राइस से भी सस्ता मिल रहा था। हालांकि अमेजोन शॉर्ट टर्म में लॉसेस कर रहा था, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये मार्केट को कैप्चर कर रहा था। इस स्ट्रेटजी को बिजनेस वर्ल्ड में मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी भी कहा जाता है। और तीसरी स्ट्रेटजी थी लॉजिस्टिक डोमिनेशन। अमेजोन ने सिर्फ एक वेबसाइट नहीं बनाई, बल्कि पूरा लॉजिस्टिक इकोसिस्टम क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। वेयर हाउसेस बनाए गए, डिलीवरी नेटवर्क स्ट्रॉन्ग किया गया और सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज किया गया। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि अमेजोन कस्टमर्स को फास्ट डिलीवरी देने लगा। देखिए, ई कॉमर्स बिजनेस में स्पीड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और चौथी स्ट्रेटजी थी डेटा ड्रिवन स्ट्रेटजी। कस्टमर्स क्या खरीद रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं और उनका बिहेवियर क्या है, इन सब का डेटा अमेजोन कलेक्ट करता था। इस डेटा की हेल्प से अमेजोन प्राइसिंग, रिकमेंडेशन और मार्केट स्ट्रेटजी को इंप्रूव करता था। इस पूरी स्ट्रेटजी का रिजल्ट ये हुआ कि इंडियन ई कॉमर्स ग्रो करने लगा। कंपटीशन तो इंटेंस हो गया, लेकिन साथ ही साथ कस्टमर को बेटर सर्विस और बेटर प्राइस मिलने लगी। और इसी कंपटीशन ने इंडिया के
के ई कॉमर्स मार्केट को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। लेकिन यहाँ पर सवाल अब यह है कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट ने ऐसा क्या किया कि स्नैपडील को पूरी तरीके से मार्केट से बाहर कर दिया, और स्नैपडील ने ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स की जिसकी वजह से वो फ्लिपकार्ट और अमेजोन के सामने टिक नहीं पाया। जब इंडिया में ई कॉमर्स का बूम स्टार्ट हुआ था तो इंडियन मार्केट में 3 बड़े प्लेयर्स थे, पहला फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और एक जायंट अमेजोन। एक टाइम पर स्नैपडील इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन चुका था। इन्वेस्टर्स का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, फंडिंग आ रही थी और कंपनी फास्ट ग्रो कर रही थी। लेकिन कुछ सालों के अंदर ही स्नैपडील का ग्रोथ इंजन स्लो होने लगा और धीरे धीरे कंपनी मार्केट रेस में पीछे रह गई। इसके पीछे कुछ मेजर स्ट्रैटेजिक मिस्टेक थी जो किसी स्टार्टअप के लिए इंपॉर्टेंट लेसन बन सकती हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी मिस्टेक थी पुअर कस्टमर एक्सपीरियंस। स्नैपडील के प्लेटफॉर्म पर क्वालिटी कंट्रोल स्ट्रॉन्ग नहीं था। बहुत सारे कस्टमर्स को लो क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहे थे। कई केसेस में प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और एक्चुअल प्रोडक्ट मैच नहीं कर रहा था। इसी वजह से कस्टमर कंप्लेंट्स बढ़ने लगे। जब कस्टमर्स को बार बार पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट मिलते हैं तो उसका ट्रस्ट प्लेटफॉर्म से उठ जाता है। एग्जैक्टली यही हुआ स्नैपडील के साथ। कस्टमर स्लोली स्नैपडील से शिफ्ट होकर अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर जाने लगे, जहां पर उन्हें बेटर रिलायबिलिटी और क्वालिटी मिल रही थी। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वीक सेलर इकोसिस्टम। ई कॉमर्स बिजनेस में सेलर्स का नेटवर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन स्नैपडील के पास सेलर्स को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं था। अमेजोन और फ्लिपकार्ट के पास अपने स्ट्रॉन्ग सेलर्स आर्म्स थे जो सेलर्स क्वालिटी को मॉनिटर करते थे, लेकिन स्नैपडील के केस में ऐसा सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं था। इसी वजह से प्लेटफॉर्म पर सेलर क्वालिटी कंट्रोल वीक हो गया। रिजल्ट ये हुआ कि जेन्युइन सेलर्स भी अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर शिफ्ट होने लगे। जब प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी सेलर्स कम हो जाते हैं तो ओवरऑल मार्केट प्लेस की क्रेडिबिलिटी गिरने लग जाती है। तीसरी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक थी ब्रांड पोजिशनिंग का कंफ्यूजन। स्नैपडील ने एक ही टाइम पर अपनी ब्रांड इमेज चेंज करने के लिए ह्यूज रिब्रांडिंग कैंपेन लॉन्च किए। कंपनी ने लगभग 200 करोड़ रुपए मार्केटिंग और ब्रांडिंग पर स्पेंड किए। कैंपेन टीवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म और मल्टीपल एडवर्टाइजिंग चैनल्स पर चलाए गए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कैंपेन की डायरेक्शन क्लियर नहीं थी। कंपनी ये क्लियरली डिफाइन ही नहीं कर पा रही थी कि स्नैपडील का ब्रांड एग्जैक्टली रिप्रेजेंट क्या करता है। इसी वजह से ब्रांडिंग पर इतना पैसा स्पेंड करने के बाद भी कंपनी को एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिले। और चौथी मिस्टेक ये थी स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन फेलियर। स्नैपडील बहुत ही ज्यादा फास्ट ग्रो कर रहा था, लेकिन उस ग्रोथ के पीछे एक प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रेटेजी नहीं थी। कंपनी एक्सपेंशन और ग्रोथ पर फोकस कर रही थी, लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस पर उतना फोकस नहीं था। कोई स्टार्टअप सिर्फ ग्रो करने के पीछे भागता है और प्रॉफिटेबिलिटी को इग्नोर करता है तो फ्यूचर में फाइनेंशियल प्रेशर क्रिएट हो जाता है। स्नैपडील के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ से स्टार्ट होती है स्नैपडील की सबसे बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बर्न रेट और इन्वेस्टर प्रेशर। कंपनी एग्रेसिवली मार्केटिंग पर पैसा स्पेंड कर रही थी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग स्नैपडील ने एक दिवाली मार्केट कैंपेन पर ही लगभग 200 करोड़ स्पेंड कर दिए। कंपनी टीवी, यूट्यूब, एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशन और बस स्टेशन तक भी एडवर्टाइजिंग कर रही थी। इतनी हेवी मार्केटिंग की वजह से कंपनी का कैश बर्न बहुत ही ज्यादा फास्ट हो गया। एस्टीमेट के अकॉर्डिंग स्नैपडील हर मंथ लगभग 30 से 50 करोड़ रुपए सिर्फ मार्केटिंग पर स्पेंड कर रही थी। शुरू में स्ट्रैटेजी फंडिंग की वजह से चल रही थी। कंपनी हेवीली वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड थी, स्पेशली जापानीज इन्वेस्टर सॉफ्टबैंक पर। स्नैपडील को होप थी कि फ्यूचर में और फंडिंग राउंड्स मिलते रहेंगे, लेकिन जब लॉसेज इंक्रीज होने लगे तो सिचुएशन चेंज हो गई। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग स्नैपडील का लॉस FY 2016 में लगभग 2960 करोड़ तक पहुंच गया था, जबकि प्रीवियस ईयर में लॉस 1328 करोड़ था। लॉसेज इतने फास्ट स्पीड से बढ़ रहे थे कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वीक होने लगा। फिर एक क्रिटिकल मोमेंट आया जब सॉफ्टबैंक ने फ्रेश फंडिंग देने से मना कर दिया। ये स्नैपडील के लिए एक टर्निंग पॉइंट था कि फंडिंग रुकते ही कंपनी पर फाइनेंशियल प्रेशर सडनली इंक्रीज हो गया। कंपनी को कॉस्ट कटिंग करनी पड़ी। इसके रिजल्ट में स्नैपडील को टफ डिसीजंस लेने पड़े, जैसे कि हायरिंग फ्रीज करनी पड़ी, सैलरी कट्स करनी पड़ी, लार्ज स्केल लेऑफ्स करने पड़े। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लगभग 2000 एम्प्लॉइज को जॉब से हटा दिया गया। इसके साथ ही मार्केट कंपटीशन भी बहुत इंटेंस हो चुका था। डेली ऑर्डर्स नंबर्स में डिफरेंस क्लियर दिख रहा था। अमेजोन लगभग 3 लाख ऑर्डर्स पर डे प्रोसेस कर रहा था और फ्लिपकार्ट अराउंड 2.5 लाख ऑर्डर्स हैंडल कर रहा था, जबकि स्नैपडील सिर्फ 65 to 70,000 ऑर्डर्स पर डे तक लिमिट रह गया। नंबर क्लियरली ये शो कर रहे थे कि मार्केट शेयर रैपिडली शिफ्ट हो रहा है
और जब मार्केट शेयर गिरता है तो इन्वेस्टर्स का प्रेशर और बढ़ जाता है। आखिर में स्नैपडील को रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ी और स्ट्रेटेजिक चेंजेस करने पड़े कि कंपनी सर्वाइव कर सके। इस पूरी स्टोरी से एंटरप्रेन्योर्स के लिए कुछ पावरफुल लेसन्स निकल कर आते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट लेसन ये है कि किसी भी कंपनी के लिए उसके कस्टमर का ट्रस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कस्टमर ट्रस्ट वीक हो जाता है तो ग्रोथ सस्टेन नहीं कर पाती है। दूसरा लेसन ये है कि स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल कंट्रोल और सेलर इकोसिस्टम बिल्ड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, स्पेशली मार्केट प्लेस बिजनेस मॉडल में। और तीसरा इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि ब्रांडिंग और पोजीशनिंग क्लियर होनी चाहिए। ब्रांड आइडेंटिटी क्लियर नहीं होती है तो मार्केटिंग पर ज्यादा खर्चा भी कोई रिजल्ट नहीं देता है। सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच बैलेंस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सिर्फ फंडिंग और एक्सपेंशन के भरोसे कोई भी बिजनेस लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं हो सकता है। आई होप इस एपिसोड से आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस एपिसोड को लाइक करें और ऐसे ही और एपिसोड्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।